बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने आखिरकार ये मान लिया है कि उनके देश में हिंदुओं पर हमले हुए हैं। वो 88 हमलों की बात कर रहे हैं कि हाँ, पिछले कुछ महीनों में 88 बार हिंदुओं पर हमले हुए हैं, लेकिन ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा है। सवाल ये है कि ये हमले किसने किए? क्या कट्टरपंथी जो बांग्लादेश में है उन्होंने ये हमले किए? क्या यूनुस सरकार ने हमले किए? या फिर तमाम वो लोग जो दंगा भड़काना चाहते थे, लोगों की ज़मीनों घरों पर कब्जा करना चाहते थे, उन लोगों ने हमले किए हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये बड़ी बात है कि यूनुस ने ये बात मान ली है, यूनुस सरकार ने बात मान ली है। सवाल यह है कि किसके दबाव में माना है? वैश्विक मीडिया के दबाव में मानी है यूनुस सरकार ने बात, या इंडियन मीडिया या इंडियन जो भारत का दबाव था उस पर बात मानी? क्योंकि मिस्त्री वहाँ पर गए थे, विदेश स्तर की बातचीत वहाँ हुई, तमाम दबाव बने, व्यापार ठप हुए, धमकी हुई कि भाई ऐसा कर देंगे, वैसा हो जाएगा। तो क्या ये तमाम बातों पर हमारे साथ चर्चा के लिए रोहित पुनेठा जी हैं, जो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। पुनेठा जी, ये बताइए आप कि कौन सा मंत्र चला है बांग्लादेश पर जो आज वो ये मानने के लिए तैयार होगा कि हाँ भाई, हमले तो हुए हैं। बांग्लादेश पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रेशर बनाने की बहुत ज़रूरत है, और प्रेशर बना था उस दिन से जिस दिन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री वहाँ पर पहुँचे थे। देखिए, जब भारत के विदेश सचिव वहाँ पहुँचे तो पूरा का पूरा जो इंडियन मीडिया के साथ साथ जो पूरा वर्ल्ड मीडिया था, वैश्विक मीडिया था, उनका ध्यान सीधा बांग्लादेश की तरफ गया। उस दिन सारे चैनल्स, चाहे वो इंडियन चैनल्स हों, बांग्लादेशी चैनल्स हों या इंटरनेशनल चैनल्स हों, उन्होंने बांग्लादेश को बहुत एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया, क्योंकि बांग्लादेश में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये बात पहले से ही पब्लिक प्लेटफॉर्म में थी, जिसका सबूत ये है कि अमेरिका ने इस पर आपत्ति की थी, ब्रिटेन ने इस पर आपत्ति की थी, अब कनाडा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूएस में व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, सबकी नज़रें टिकी हुई थी बांग्लादेश पर। ऐसे में बांग्लादेश अगर और झूठ बोलता तो उसकी थू थू होती। तो बहुत जिस डिप्लोमेटिकल तरीके की मैं बात कर रहा था, बहुत डिप्लोमेटिकली प्ले किया भारत की मोदी सरकार ने, और डायरेक्टली इस चीज़ को उठाकर बांग्लादेश के सामने रखा। जो विक्रम मिस्री हैं, उन्होंने अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद तौहीद से इस बारे में बातचीत की, और जब विक्रम मिस्री मोहम्मद यूनुस से मिले थे तब भी आप देखिए कि विक्रम मिस्री की जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत कॉन्फिडेंट थी, जबकि मोहम्मद यूसुफ का जो यूनुस का जो चेहरा है वो तमतमाया हुआ नजर आ रहा था। तो ये सीधा सीधा जो एक डिप्लोमेटिक प्रेशर था वो पड़ा। भारत की जो स्ट्रैटेजी थी मोदी गवर्नमेंट की, उसका एक इम्पैक्ट हुआ, जिसका असर हमको अब देखने को मिल रहा है। मैंने आपसे तब भी कहा था कि डिप्लोमेटिकली अगर हम मूव करेंगे तो ये चीज़ें रजिस्टर होंगी, और ये चीज़ें रजिस्टर हुई, जिसका असर हुआ। हालांकि अभी भी मैं कहूँगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से उन्होंने इस बात को नहीं स्वीकारा है। जो मेरे पास डेटा है, क्योंकि हम भी इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं, जो अभी वो सिर्फ 88 घटनाओं की बात कर रहे हैं कि एक्यूमुलेटिव कि सारे समग्र जो घटनाएं हैं वो 88 हुई हैं, जिस पे हमने 70 लोगों को अरेस्ट किया है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हुआ है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना बड़े पैमाने पर मीडिया में बात चल रही है। लेकिन मैं 5 अगस्त से 20 अगस्त के डेटा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 15 दिन के डेटा की, मैं 4 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। 5 अगस्त से 20 अगस्त का जो डेटा है, जो मैंने पढ़ा है, जो रिसर्च किया है, उसके मुताबिक जो मंदिरों पर हमले हैं, 5 से 20 अगस्त के बीच में 22 घटनाएं मंदिरों पर हमले की हुई हैं वहाँ पर बांग्लादेश में। और इसी बीच जो हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंदुओं के बिजनेसेस को नुकसान पहुँचाया गया, और वहाँ पर जो हिंदू हैं उनको मारा पीटा गया। सड़क पर गोली चली। 5 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में ऐसी 1068 घटनाएं हुई हैं जो रजिस्टर हैं। तो आप सोचिए कि 1068 घटनाएं वहाँ हो रही हैं, और आप स्वीकार कर रहे हैं सिर्फ 88। लेकिन ठीक है, आपने स्वीकार किया, और ये वो यूनुस हैं, उनकी बात पर हम कैसे भरोसा कर लें? आपको याद होगा 4 दिन पहले तक मोहम्मद यूनुस क्या कह रहे थे, जब भारतीय मीडिया इस खबर को दिखा रहा था कि भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा फैला रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप हमको सबूत दिखाइए कि ऐसा क्या हो रहा है। तो क्या 4 दिन में उनको ब्रह्म ज्ञान मिल गया एकदम से, कि अचानक से 4 दिन पहले तक उनको कुछ नहीं पता था और उन्होंने अब डेटा जारी करके 88 घटनाओं के बारे में कह दिया? यानी कि उनको सब कुछ पता था कि हमारे देश में हो रहा है, लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो उनको मजबूरी में इस बात को मानना पड़ा। उनको डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है वो हमारे बांग्लादेश में भेज दी जाए और हमारा बांग्लादेश एक्सपोज हो जाए, और ऐसा ना हो कि दबाव के चलते उनको इलेक्शंस वहाँ पर कराने पड़ जाए, क्योंकि कट्टरपंथ पूरी तरीके से बांग्लादेश में हावी है और मोहम्मद यूनुस की कुर्सी को इस वक्त खतरा है। तो अपनी कुर्सी
बचाई है। मैं तो कहूँगा, थोड़े से हार्श शब्द मेरे, थूक के चाटने वाली बात की है मोहम्मद यूनुस ने। 4 दिन पहले तक कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, और 4 दिन बाद उनके जो प्रेस सचिव है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और डेटा के साथ आंकड़े जारी करते हैं कि नहीं, हमारे देश में 88 घटनाएं हुई हैं, उन्होंने 70 लोगों को अरेस्ट किया, पीठ भी थपथपा रहे हैं अपनी। तो थूक के चाटने वाली बात है, लेकिन ये सब कुछ हुआ है दबाव में, और कम से कम बांग्लादेश ने माना है, और अब वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। अभी और एक्सपोज होना बाकी है मोहम्मद यूनुस का। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके का प्रोटेस्ट अभी शेख हसीना के टाइम पे मोहम्मद यूनुस का प्रायोजित प्रोटेस्ट जो था, जो पाकिस्तान से सपोर्ट लेकर जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इसी तरह के प्रोटेस्ट अब उनके अगेंस्ट भी होंगे वहां पर। कट्टरपंथी जो सरकार है ना, कट्टरपंथी सोच वाली, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मुझे लगता है ये जो इससे बांग्लादेश के लोग ज्यादा परेशान है। शेख हसीना की जो पार्टी है, मुझे लगता है कि वो बैक करेगी, उनके नेता बैक करेंगे, और जो तमाम देशों में या भाग गए हैं वो लोग या घरों में छुपे हुए हैं, मुझे लगता है अगर चुनाव आएगा, थोड़ा सा हल्का हाथ होगा, तो मुझे लगता है वो उसी तरह फाइट करेंगे जिस तरीके से ये हो रहा है। और अभी आज शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि शेख हसीना पीएम के तरीके से बांग्लादेश जाएंगी, पीएम बन कर जाएंगी। उनको अब जीतेंगी चुनाव, या ऐसा कुछ वहाँ हो जाएगा, या बाहर का कोई दखल होगा कि शेख हसीना की अब क्या कहते हैं ना, वो गाजे बाजे के साथ वापसी होगी। देखिए, पीएम बनने की प्रोसेस क्या होती है। जो इलेक्टेड पीएम वहाँ पर हैं वो शेख हसीना ही है। जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में शेख हसीना ने जीत हासिल की थी, ठीक है। वो धांधली के आरोप लगे जो लगे वो अलग है, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन जो इलेक्टेड पीएम हैं अभी भी बांग्लादेश की, वो शेख हसीना ही है। उनका तख्ता पलट करके उनको भागने पर मजबूर करना, ये एक आतंकवादी घटना थी, ये एक कट्टरपंथी घटना थी कि आप किसी के घर में घुस जाएंगे, कुछ यूनिवर्सिटी के छात्रों को बहकाकर, वहाँ पर लोगों को बहकाकर, कट्टरपंथी सोच के लोगों को बहकाकर उनके घर पर जाएंगे, कब्जा करेंगे। दैट वॉज अ लूट, वो एक लूट थी वहाँ पर। और उस मौके पर कोई चांस नहीं था शेख हसीना के पास, क्योंकि इंपॉर्टेंट था कि अपनी जान बचानी थी। जान नहीं बचाती तो आगे के लिए क्या होता। लेकिन अब आप देखिए कि शेख हसीना वापस जो अपनी पार्टी है उसको खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। वो लगातार जो वर्चुअली अपनी पार्टी के नेताओं से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ रही हैं, उनको संबोधित कर रही हैं। क्योंकि अगर इस कट्टरपंथ सरकार का बांग्लादेश में मुकाबला करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के जरिए ही हो सकता है। जनता को वापस जागरूक करना होगा, जनता को भरोसा दिलाना होगा कि नहीं, अभी हम साथ हैं, हम एक साथ जुटेंगे तो इस कट्टरपंथ की सरकार को हम खत्म कर सकते हैं, इस कट्टरपंथी सोच को, इस आतंकवादी सोच को हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश, अगर आप देखिए, अब वो आतंकवादी मुल्क बनने की राह पर है। वो अपनी जेलों से लोगों को फरार करवा रहे हैं, उनको आतंकवादी बना रहे हैं, ठीक है। वहां पर रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको आतंकवादी बनाकर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भेज रहे हैं। यानी कि पूरी की पूरी जो सोच है वो आतंकवादी सोच हो गई है। वो ये सोच रहे हैं कि इसका नुकसान भारत को करेंगे। नहीं, पाकिस्तान ने भी ऐसा सोचा था, लेकिन नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान देखिए आज पूरी तरीके से आतंकी मुल्क बन गया। तो आप अगर दूसरे की तरफ उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां आप देखिए कि आपकी तरफ भी होंगी। ये चीज़ मोहम्मद यूनुस नहीं सोच रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बांग्लादेश पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, और वो भी आतंकी मुल्क बनकर रह जाएगा। लेकिन चुनाव नहीं हुआ। लेकिन बांग्लादेश के अंतरिम जो सरकार है यूनुस, उसके कुछ लीडर इतना भड़काऊ बोल जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेट बंद कर देंगे, त्रिपुरा हमारा है, बंगाल उड़ीसा को मिलाने की बात कह रहे हैं। वो ये ख्याली पुलाव कहाँ से आते हैं दिमाग में? नहीं, देखिए, ये भी एक तरीका है। उनको पता है ना कि अब पूरे विश्व भर में उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज कनाडा से तस्वीरें आई, हमने देखा कि कनाडा में प्रोटेस्ट हो रहा है। आज हमने व्हाइट हाउस के बाहर भी देखा कि वहाँ पर जो लोग पहुँचे थे, प्रोटेस्ट किया था। देश भर में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अब उनको भी लग रहा है कि यार ये तो हमारी पोल खुल रही है, अब हमको भी कुछ करना चाहिए। सारा का सारा मीडिया तो यही दिखा रहा है कि भाई ये कि बांग्लादेश आतंकी मुल्क है, बांग्लादेश में आतंकी सोच हावी हो गई है। तो कहीं ना कहीं वो अटेंशन पाने की कोशिश है कि ध्यान लोगों का भटके और ये दिखाएं कि नहीं, देखिए हम भी यात्रा निकाल रहे हैं। बल्कि वही जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं, शायद रूहेल रिजवी उनका नाम है, वो बीएनपी के हैं। बीएनपी क्या है? बीएनपी का इतिहास क्या है? बीएनपी के पूरे इतिहास में खून ही खून आपको मिलेगा। बीएनपी किस तरीके की पार्टी है, लोगों का खून बहाना, ये उस पार्टी के कैरेक्टर में रहा है। खालिदा जिया की पार्टी है, उसको हमको भूलना नहीं चाहिए था कि किस तरीके का नरसंहार वहाँ पर हुआ। खालिदा जिया खुद साड़ी पहनती हैं, सोचिए वो साड़ियों को जला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं बंगाली, मतलब क्या है, क्या सोच है कि बंगाली संस्कृति को जलाने में उतारू हो गए। मतलब आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो जो नेशनल एंथम है उसको बदल दे। ये डर है, ये डर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि इससे ज़्यादा बहुत दिनों तक रहने वाले नहीं हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि वो इस प्रोटेस्ट के ज़रिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर लें। क्योंकि कहीं ना कहीं डर उनके मन में भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस चुनाव हो जाएं। क्योंकि देखिए, मैं आपको नवाज़ शरीफ का इसके बारे में एग्जाम्पल देता हूँ। एक वक्त था कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा था। बहुत लंबे समय तक उन्होंने निर्वासित जीवन जिया, लंदन में वो रहे। लेकिन उसके बाद वहीं से उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और एक
एक बार फिर से पाकिस्तान में उन्होंने वापसी की। उनको लंबा वक्त लगा, लेकिन शेख हसीना शायद उस बात से सीख ले रही हैं कि इतना लंबा वक्त नहीं, क्योंकि शेख हसीना के लिए कहा जाता है कि वो अपने मुल्क, अपने लोगों से प्यार करती हैं, और उनके जब तक शासन रहा तब तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे, बहुत मधुर रहे। तो शेख हसीना ने जो गलती नवाज शरीफ ने की थी बहुत लंबा टाइम लगाकर, वो गलती शेख हसीना नहीं करना चाह रही हैं। उनको पता है कि अभी ये सही समय है, और अब जो सेंटिमेंट्स हैं, आप देखिए ना, मैं पाकिस्तान की बात करूं, हम पाकिस्तान को आतंकी मुल्क कहते हैं क्योंकि इस तरह की घटनाएं वहां पर होती हैं, आतंकी खुले घूमते हैं, पाकिस्तान की आर्मी आतंकियों को सपोर्ट करती है, लेकिन वहां की पब्लिक नहीं करती है। ऐसे ही यहां पर भी है, बांग्लादेश में भी जो बांग्लादेश की पब्लिक है, जो बांग्लादेश में ये जो तख्ता पलट हुआ उससे पहले हिंदुओं के पड़ोस में मुसलमान भी रहते थे, वो अच्छे से प्यार से रहते थे, वो आज भी अच्छे से प्यार से रह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हों। जब 5 अगस्त के बाद जब वहां पर हिंसा हुई तो कई तस्वीरें ऐसी आई कि इस्कॉन टेम्पल के बाहर बाकायदा कुछ अच्छे मुस्लिम जो थे वो बाकायदा उनकी गेट की रक्षा करना, उनको अंदर ना घुसने देने वाली भी तस्वीरें सामने आई थी। हिंदुस्तान में देखिए ना, हिंदुस्तान में पूरा मुस्लिम समाज एकजुट हो रखा है, हिंदुस्तान में पूरा मुस्लिम समाज एकजुट होकर ये मांग कर रहा है कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथ हो रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है पूरी तरीके से गलत है। आज भी देखिए इंडो अमेरिकन कम्युनिटी जो है उसने प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने एक टैगलाइन दी कि ये जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड है, यानी कि ये सब कुछ तय किया हुआ प्लान्ड एक नरसंहार की संज्ञा इसको दी है, और ये सब कुछ वहाँ पर मोहम्मद यूनुस की शय पर हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट था एक्सपोज होना। जब विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश की यात्रा की उसके बाद बांग्लादेश पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। अब बांग्लादेश को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीस कीपिंग फोर्सेस हमारे यहाँ आ जाए, फिर हम अपना कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो अब एक्सपोज बांग्लादेश पूरी तरीके से हो गया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही वहाँ पर इलेक्शंस होंगे और चीज़ें काफ़ी हद तक सुधरेंगी, इस बात की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। एक चैनल हमने खोला था, उस चैनल के ज़रिए बांग्लादेश की हकीकत सामने आ गई है, लेकिन अब भी अगर नहीं सुधरता है बांग्लादेश, अब भी मैं कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि अगर बांग्लादेश अब भी नहीं सुधरता है तो फिर भारत के पास कम से कम इस चीज़ को करने के लिए विकल्प तो होगा कि देखिए हमने पहले शांति का रास्ता अपनाया, हमने बातचीत के ज़रिए चैनल खोला था, हम आपसे मांग कर रहे थे कि आपके देश में जो हिंदू रह रहे हैं, अल्पसंख्यक हैं, भाई आप ही के देश के नागरिक हैं, उनको मत मारिए, उनके साथ इस तरह का बर्ताव मत कीजिए, उनकी महिलाओं की इज्जत से मत खेलिए, लेकिन आप नहीं माने। तो अब हम हमारे पास भी 2 राफेल हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बस 2 राफेल ही बांग्लादेश के लिए काफी हैं, 2 राफेल से सारा निपटा देंगे। देखिए ना, बांग्लादेश को आप कंपेयर कीजिए, हिंदुस्तान की बात छोड़िए, मैं यूपी से कंपेयर करता हूँ। 25 करोड़ यूपी की जनसंख्या है, बांग्लादेश की कुल जनसंख्या 18 करोड़ है ना। बांग्लादेश में 18 करोड़ लोग हैं, आप यूपी से उसको कंपेयर कर लीजिए, उसकी ताकत को आप कंपेयर करेंगे तो कहीं से कहीं तक बांग्लादेश भारत के सामने नहीं ठहरता है। तो अभी भी वक्त है, मोहम्मद यूनुस को समझ जाना चाहिए चीज़ों को, और इस कट्टरपंथ की सोच को छोड़ देना चाहिए, ये बहुत बेहतर रहेगा बांग्लादेश के लिए। लेकिन अगर इस सोच के साथ वो आगे बढ़ते हैं तो वो अपने लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी जो पूरा विश्व है उसमें जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो बांग्लादेश के अगेंस्ट आवाज़ें वहाँ से आनी शुरू हो गई हैं, और अगर नहीं माना बांग्लादेश अब भी इस कट्टरपंथ को बंद नहीं किया तो फिर जो पाकिस्तान जैसा भी हाल होगा, भारत अखंड भारत की तरफ बढ़ रहा है, हाल होगा अखंड भारत की तरफ बढ़ रहा है क्या बांग्लादेश को कब्जा लो? मांग बहुत ज्यादा उठती है अखंड भारत को लेकर, लेकिन अखंड भारत में फिर आपको पाकिस्तान भी लेना पड़ेगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें यहाँ पर होंगी, और इस तरह की चीज भारत के मन में होगी, ऐसा अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि बांग्लादेश को अपने में मिलाना है या कुछ करना है। हम किसी भी देश, अगर हम अपनी स्वायत्तता को सबसे ऊपर रखते हैं तो हम किसी दूसरे देश की जो स्वायत्तता, जो ऑटोनॉमी है, उसको हम पूरा सम्मान देते हैं, उसको हम पूरा ऊपर रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप इस चीज़ को नहीं रोकेंगे, अगर आप नरसंहार को नहीं रोकेंगे, जेनोसाइड को नहीं रोक पाएंगे, तो फिर आपको वार के लिए तैयार रहना होगा। प्यार हमने दिखा दिया, वार दिखाना बाकी है। वार पाकिस्तान देख चुका है, तो पाकिस्तान जो आपकी पीठ पर हाथ रखे हुए बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस, उससे समझ लीजिए कि भारत का वार कैसा होता है। तो तमाम बातें कही हैं और तमाम चर्चा आपने सुनी है। क्या बांग्लादेश की हालत है और कहाँ जा सकता है और कहाँ जा सकता है, दोनों चीज़ें हैं। कुल मिलाकर ये है कि फ़िलहाल बांग्लादेश को थोड़ी सी अकल आई है और थोड़ी समझदारी दिखाए तो शायद वहाँ हालात और सुधर सकते हैं। आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।